बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समन अरूज और मेरे साथ सीनियर तज़कियाकार और एंकर पर्सन राशिद हिजाज़ी साहब हैं। और जैसे कि आने वाला है बजट की आमद है और महंगाई जो है वो अर्श मुअल्ला पे पहुंच चुकी है और एक इस कलील पॉकेट में, कलील आमदनी में बजट एक सिंगल आदमी का बनना और एक 2 या 4 लोगों की जो फैमिली है उनका बजट बनना, क्योंकि तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही और इंडिया दिया जा चुका है आयशा गौस पाशा की तरफ से कि टैक्स फ्री बजट हम नहीं दे सकते आवाम को। और बाकी पेट्रोल और डॉलर के क्या हालात हैं, वो पूरे 22 करोड़ अवाम को डॉलर ने इस तरह तिकनी का नाच नचाया हुआ है। और राशिद हिजाज़ी साहब से पूछेंगे कि इस आने वाले बजट में इतनी महदूद आमदनी में क्या वो देखते हैं और किस तरह का बजट होगा, क्या इकॉनमी पे इसके असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाला जो बजट है 9 तारीख को, उसके बारे में आप क्या तज़किया करेंगे या आप क्या तवक्को करते हैं। कोई जो गरीब आम आदमी है जिसके नाम की सियासत होती है, जिसके नाम का वोट लिया जाता है, उसको कोई रिलीफ मिलेगा क्योंकि उसकी कुव्वत खरीद भी ख़त्म हो चुकी है और उसकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्पेशियस चैनल। बात ये है जो आपने सब्जेक्ट आज का रखा है बजट, देखा जाए तो ये एक दुखता हुआ मौजूद है। दुखता हुआ इसलिए मैंने कहा है कि बजट का नाम आते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। किन की जिनका आपने जिक्र किया, जो आम बंदा है, गरीब आदमी है, अवाम जिसे कहते हैं, बल्कि उसके लिए तो हर दिन ही जो है वो एक नया बजट लेकर आता है। जिसका दिन तलू होता है तो उसे शाम के खाने की फिक्र होती है और जब रात को होता है तो उसे सुबह नाश्ते की फिक्र होती है। ये तो वो तबका है, लेकिन जो बजट बनाने वाला तबका है, समन उनको अवाम से कोई सरोकार नहीं। उनके लिए तो ये भेड़ बकरियाँ हैं और भेड़ बकरियों को की किसी को कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होती है कि उनको ज़िबा करना, उससे अपना कामों की लज्जत करनी। तो अवाम इनकी, जैसे आपने सियासत कहा या वोट की बात कही, तो अवाम तो एक वोट देने वाला एक इक्विपमेंट है, एक आला, तो बस उस हद तक उसकी देखभाल की जाती है कि वोट हमें मिल जाए। बाकी अवाम की ज़िंदगी से सच्ची बात है, समन आप भी एक बड़ी नाम जर्नलिस्ट हैं और अच्छी तज़कियाकार हैं, खालमनवीस हैं। अवाम के मसाइल का आपको बड़ा इतराक है, पूरा फहम है और यही वजह है कि आज आपने फोकस किया है आम बंदे की ज़िंदगी को और आपने ये पूछा है क्या बजट में अवाम को रिलीफ मिल सकता है। तो अगर एक लफ्ज़ में जवाब दूँ तो एब्सोल्युटली नॉट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो मौजूदा रजीम है, ये जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे पॉलिसी साज हैं, इनकी पॉलिसी में, इनकी सोच में, इनकी फ़िक्र में, इनकी दानिश में, इनके अमल में अवाम का कोई अमल दखल है ही नहीं। तो सर आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर इस मुल्क में आम आदमी के जीने का मकसद या उसका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि मायूस एक और मायूस नस्ल हम पैदा कर रहे हैं। यकीन जाने समझ के मुझे नौजवान नस्ल पे तरस भी आता है, हमदर्दी भी होती है, लेकिन हम अपने आप को मुजरम समझते हैं कि उनके लिए हम एक मायूसी की दलदल छोड़ कर जा रहे हैं। कोई उमंग नहीं है, कोई उनको अपना वाज़ेह मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है, उनके लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को भी मुल्ज़म नहीं, मुजरम समझता हूँ कि हमने क्यों नहीं इनके हाथ रोके, हमने इनको क्यों उतनी स्पेस दी है कि ये मनमानियाँ करते रहें। और आज तक हम स्पेस दिए जा रहे हैं कि जो जी चाहे ये करें, जिस किस्म का ये बजट लाना चाहे ले आए, अपने लिए जितनी मुराद चाहे हासिल कर लें, अपने लिए जितनी आसाइश चाहे हासिल कर लें, अपने लिए जितनी ख्वाहिशात चाहे हासिल कर लें। और आप देखें, मैं बिला तमीज़ पार्टी, कोई भी पार्टी हो जो हुक्मरान रही है, उनके रहन सहन देखें, उनके लल्ले तलल्ले देखें, उनकी आप ज़िंदगी की अय्याशियाँ देखें। मैंने आसाइश की बात नहीं कही है, मैं तईशात की बात कर रहा हूँ कि वो तो तईशात की तरफ जाते हैं और अवाम ज़रूरियात को, उन्होंने जबी को तरस रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इस तरह भी आदमी है, इस तरह भी आदमी, इनके जूतों पर चमक है, इनके चेहरों पर नहीं। यानी अंदाजा करें, यानी इस किस्म की। और वो एक शायर का, चूंकि आपने अवाम की बात कही है, तो वो कहते हैं कसरे मुनम के साए से भी दूर भूखे नंगे गरीब सोते हैं, इशरतें नाचती हैं महलों में, जौहरों में नसीब सोते हैं।
تو سر یہ نصیب کب تک سویا رہے گا؟ کوئی نصیب جاگے گا؟ ایک طرف ہم گلا کرتے ہیں کیونکہ بجٹ اور سیاسی استحکام کے ساتھ ہر چیز ریلیٹ ہے، تو بجٹ تو ایک جیسے میں نے انٹرو میں ہی کہا کہ ایک سنگل آدمی کا بجٹ اس کی پاکٹ میں نہیں آتا، تو پھر یہ نصیب جو سویا ہوا ہے کون اوپر سے آسمان سے کوئی صحیفے تو نہیں آئیں گے؟ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے اور الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ نوجوان پھر ہم کہتے ہیں ہمارا نوجوان باہر چلا جاتا ہے. صحیح آپ کہہ رہی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ مستقبل مایوسی ہے اور بدنصیبی ہے کہ نصیب نہیں جاگ رہے. اسی کو بدنصیبی کہتے ہیں نا. جب آپ کے نصیب سوئے ہوئے ہیں تو بدنصیبی ہے. لیکن اس کا ذمہ جن کو آپ اپنا نام اقتدار دیتے ہیں، اپنی ووٹ کی امانت دے دیتے ہیں، لیکن آپ ووٹ کو کہتے تو سمن امانت ہیں، لیکن جن کو آپ دے رہے ہیں وہ اس میں بددیانتی کریں تو اس پہ ووٹ دینے والے کا قصور ہے. ہاں اتنا قصور ضرور ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہم بریانی کی پلیٹ پر اور نان کلچے پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے سمن اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ کی امانت دے رہے ہیں، ان کی اہلیت بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں. اور اہلیت بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دیانتدار بندہ ہو، آپ کے ووٹ کی امانت کی قدر کر سکے. لیکن اس نے آپ سے بھی ووٹ خرید رہا ہے، آپ سے مراد عام بندے جو اپنے ووٹ بیچتے ہیں اور آگے جا کر بھی اپنے ووٹ کی قیمت وصول کرنی ہے. اور وہ ہارس ٹریڈنگ پہلے تو کہتے تھے کہ جس طرح گھوڑے بکتے ہیں، اب تو گھوڑے گدھے سارا کچھ اس میں شامل ہے. گھوڑا گدھا ایک برابر نہیں، وہ بھی آ گئے ہیں بکنے کے لیے اور خرید و فروخت ہو رہی ہے. سر ایک چیز، بجٹ تو ہر سال ہی آتا ہے، لیکن یہ جو ڈالر ہے اور مسٹر ڈالر جنہیں کہا جاتا ہے حساب دار، اور وہ پہلے بھی حکومت کا حصہ رہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بڑا شور ہوتا ہے جی ڈیفالٹ ہو گیا، پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. ایک عام آدمی کے لیے جس طرح مایوسی آپ نے کہی ہے، اور ڈالر ہی اگر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اور ڈالر اگر مہنگا ہوتا ہے، ڈالر نے جسے کہتے ہیں نا کہ ہوا تو نہیں میں کہوں گی، ڈالر نچا رہا ہے ہماری اکانومی کو، ہمارے سب لوگوں کو، تو پھر ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، پھر ہمیں جو اجرت ملتی ہے وہ ہمیں اجرت بھی ڈالر میں ملنی چاہیے. اگر ڈالر نے ہی رول کرنا ہے ہم پہ، ہماری اکانومی پہ، ہماری کرنسی ڈی ویلیو دیکھیں آج وقت یہ آ گیا کہ ہماری اکانومی پہ افغانستان بھی بات کر رہا ہے اور بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا ہی حصہ تھا 71 سے، ان کی کرنسی ہم سے اوپر جا چکی ہے. تو اگر ڈالر ہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، اسی نے ہماری رگوں میں صلاحیت کرنی ہے، تو پھر ہماری اجرت بھی ملنی چاہیے. ایک عام مزدور جو ہے، اینٹیں اٹھانے والا بھی، اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جو کام کرتا ہے، اس کو تنخواہ بھی ڈالر میں ملنی چاہیے تاکہ ہم یاجوج اور ماجوج کی قوم. یہ کہتے ہیں آپ کا یہ جو کویسچن ہے، آپ کی رائے جو ہے 6 ملین ڈالر کی ہے، یہ آپ کی رائے جو اتنی قیمتی اور اتنی عام ہے، لیکن اس پہ غور کو کون کرے گا؟ دیکھیں ہمیشہ عدم توازن رکھا ہے غریب آدمی کے لیے، مزدور کے لیے، بے بس بندے کے لیے بے بسی اور بے کسی ہے. اس قسم کا تجویز ہوتے تھے، محبوب اللہ منسٹر ہوتے تھے اس کے خزانہ کے، انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ ہم جو مزدور کی تنخواہ، یہ ویسے بھی جو ویجز ہیں وہ سونے کی مالیت کے مطابق کریں، گولڈ کہ کم از کم جو اجرت ہے نا وہ 1 تولہ سونا ہونی چاہیے. ایک پالیسی تھی، ایک مطالبہ تھا، یہ ایک پروپوزل تھی، اس پہ تو عمل نہیں ہوا. دوسری آپ نے ڈالر کی بات کر دی، اٹ از گڈ سجیشن، اور میں سمجھتا ہوں سمجھ میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آئی اوپنر سجیشن ہے کہ اگر اس پہ ہمارے پالیسی صاحب جنہوں نے ہمارے بجٹ کو ہمارے رکھا ہی ڈالروں کے عوض ہوا ہے، تو پھر کیوں عوام کو رحم و کرم پر چھوڑا جاتا ہے؟ ڈالر اگر پرواز کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کی تنخواہ بھی پرواز کر جائے گی. اچھی تجویز ہے، اس پہ ہمارے وزیر خزانہ، ہماری کیبنٹ غور کرے کہ تنخواہوں کا بجٹ بھی ڈالر کے مطابق ہونا چاہیے. بہت شکریہ حجازی صاحب. ناظرین، حجازی صاحب اسلام آباد سے یہاں موجود تھے تو ان سے ان کا قیمتی وقت لیا اور آپ تک بجٹ کے تناظر میں، آنے والے بجٹ کے تناظر میں تجزیہ پیش کیا. اور ان کا بھی یہی پیغام ہے، میرا بھی، اور ہر پاکستانی کے دل کی یہی آواز ہے کہ ہماری پھر تنخواہیں بھی ڈالر میں ہی ہونی چاہیے. یہ حساب دار جن کو عرف عام میں مسٹر ڈالر بھی کہا جاتا ہے. اجازت دیجیے، ملوں گی بہت جلد اگلے ویک بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. سبجیکٹ آج کا رکھا ہے بجٹ. دیکھا جائے تو یہ ایک دکھتا ہوا موضوع، دکھتا ہوا اس لیے میں نے کہا ہے کہ بجٹ کا نام آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں. کن کی؟ جن کا آپ نے ذکر کیا، جو عام بندہ ہے، غریب آدمی ہے، عوام جسے کہتے ہیں. بلکہ اس کے لیے تو ہر دن ہی جو ہوتا ہے وہ ایک نیا بجٹ لے کر آتا ہے، جس کا دن طلوع ہوتا ہے تو اسے شام کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور جب رات کو سوتا ہے تو اسے صبح ناشتے کی فکر ہوتی ہے. یہ تو وہ طبقہ ہے
लेकिन जो बजट बनाने वाला तबका है, समन उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं। उनके लिए तो ये भेड़ बकरियां हैं, और भेड़ बकरियों को की किसी को कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होती है कि उनको ज़िबा करना, उससे अपना कामों की लज्जत करना। तो अवाम इनकी, जैसे आपने सियासत कहा या वोट की बात कही, तो अवाम तो एक वोट देने वाला एक इक्विपमेंट है, एक आला, तो बस उस हद तक उसकी देखभाल की जाती है कि वोट हमें मिल जाए। बाकी अवाम की ज़िंदगी से, सच्ची बात है समन, आप भी एक बड़ी नाम जर्नलिस्ट हैं और अच्छी तजियाकार हैं, खालमवीस हैं, अवाम के मसाइल का आपको बड़ा इतराक है, पूरा फहम है, और यही वजह है कि आज आपने फोकस किया है आम बंदे की ज़िंदगी को, और आपने ये पूछा है क्या बजट में अवाम को रिलीफ मिल सकता है। तो अगर एक लफ्ज़ में जवाब दूँ तो एब्सोल्युटली नॉट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो मौजूदा रजीम है, ये जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे पॉलिसी साज हैं, इनकी पॉलिसी में, इनकी सोच में, इनकी फ़िक्र में, इनकी दानिश में, इनके अमल में अवाम का कोई अमल दखल है ही नहीं। तो सर आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर इस मुल्क में आम आदमी के जीने का मकसद या उसका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि मायूस एक और मायूस नस्ल हम पैदा कर रहे हैं। यकीन जाने समन के मुझे नौजवान नस्ल पे तरस भी आता है, हमदर्दी भी होती है, लेकिन हम अपने आप को मुजरम समझते हैं कि उनके लिए हम एक मायूसी की दलदल छोड़ कर जा रहे हैं। कोई उमंग नहीं है, कोई उनको अपना वाज़ेह मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है, उनके लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को भी मुल्ज़म नहीं, मुजरम समझता हूँ कि हमने क्यों नहीं इनके हाथ रोके, हमने इनको क्यों उतनी स्पेस दी है कि ये मनमानियाँ करते रहें, और आज तक हम स्पेस दिए जा रहे हैं कि जो जी चाहे ये करें, जिस किस्म का ये बजट लाना चाहे ले आए, अपने लिए जितनी मुराद चाहे हासिल कर लें, अपने लिए जितनी आसाइश चाहे हासिल कर लें, अपने लिए जितनी ख्वाहिशात चाहे हासिल कर लें। और आप देखें, मैं बिला तमीज़ पार्टी, कोई भी पार्टी हो जो हुक्मरान रही है, उनके रहन सहन देखें, उनके लल्ले तलल्ले देखें, उनकी आप ज़िंदगी की अय्याशियाँ देखें। मैंने आसाइश की बात नहीं कही है, मैं तईशात की बात कर रहा हूँ कि वो तो तईशात की तरफ जाते हैं, और अवाम ज़रूरियात को, नाने जबी को तरस रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इस तरह भी आदमी है, इस तरह भी आदमी, इनके जूतों पर चमक है, इनके चेहरों पर नहीं। यानी अंदाजा करें, यानी इस किस्म की। और वो एक शायर का, चूंकि आपने अवाम की बात कही है, तो वो कहते हैं कसरे मुनम के साए से भी दूर, भूखे नंगे गरीब सोते हैं, इशरतें नाचती हैं महलों में, जोमड़ों में नसीब सोते हैं। तो सर ये नसीब कब तक सोया रहेगा? कोई नसीब जागेगा? एक तरफ हम गिला करते हैं क्योंकि बजट और सियासी इस्तेकाम के साथ हर चीज़ रिलेट है, तो बजट तो एक, जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा कि एक सिंगल आदमी का बजट उसकी पॉकेट में नहीं आता, तो फिर ये नसीब जो सोया हुआ है, कौन ऊपर से आसमान से कोई सहीफे तो नहीं आएंगे? पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है और इलेक्शन भी होते नज़र नहीं आ रहे, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? नौजवान, फिर हम कहते हैं हमारा नौजवान बाहर चला जाता है। सही आप कह रही हैं ना, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि मुस्तकबिल मायूसी है और बदनसीबी है कि नसीब नहीं जाग रहे। इसी को बदनसीबी कहते हैं ना, जब आपके नसीब सोए हुए हैं तो बदनसीबी है। लेकिन इसका जिम्मा जिनको आप अपना नानी इक़्तिदार देते हैं, अपनी वोट की अमानत दे देते हैं, लेकिन आप वोट को कहते तो समन अमानत है, लेकिन जिनको आप दे रहे हैं वो अगर उसमें बददियानती करें तो उस पर वोट देने वाले का कसूर है। हाँ, इतना कसूर ज़रूर है, और इस बात का इतराफ़ भी करना चाहिए कि हम बिरयानी की प्लेट पर और नान कुलचे पर हम वोट दे देते हैं। और सच्ची बात यह है समन, इस पे हमें गौर करना चाहिए, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, कि हम जिनको वोट दे रहे हैं, वोट की अमानत दे रहे हैं, उनकी अहलियत भी देखते हैं कि नहीं। और अहलियत बुनियादी तौर पर क्या होती है कि वो सही मानों में दयानतदार बंदा हो, आपके वोट की अमानत की कदर कर सके। लेकिन उसने आपसे भी वोट खरीद रहा है, आपसे मुराद आम बंदे जो अपने वोट बेचते हैं, और आगे जाकर भी अपने वोट की कीमत वसूल करनी है। और वो हॉर्स ट्रेडिंग पहले तो कहते थे कि जिस तरह घोड़े बिकते हैं, अब तो घोड़े गधे सारा कुछ इसमें शामिल है, घोड़ा गधा एक बराबर नहीं, वो भी आ गए हैं बिकने के लिए, और खरीदो फरोख्त हो रही है। सर एक चीज़, बजट तो हर साल ही आता है, लेकिन ये जो डॉलर है, और मिस्टर डॉलर जिन्हें कहा जाता है हिसाबदार, और वो पहले भी हुकूमत का हिस्सा रहे, और उनके बारे में कहा जाता है, उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि बड़ा शोर होता है जी डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया। एक आम आदमी के लिए जिस तरह मायूसी आपने कही है, और डॉलर ही अगर हमारा ओढ़ना बिछोना है, और डॉलर अगर महंगा होता है, डॉलर ने
जिसे कहते हैं ना कि हवा तो नहीं मैं कहूँगी, डॉलर नचा रहा है हमारी इकॉनमी को, हमारे सब लोगों को, तो फिर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, फिर हमें जो उजरत मिलती है वो हमें उजरत भी डॉलर में मिलनी चाहिए। अगर डॉलर ने ही रूल करना है हम पे, हमारी इकॉनमी पे, हमारी करेंसी डी वैल्यू देखिए आज वक्त ये आ गया कि हमारी इकॉनमी पे अफगानिस्तान की बात कर रहा है और बांग्लादेश जो कभी हमारा ही हिस्सा था 71 से, उनकी करेंसी हमसे ऊपर जा चुकी है। तो अगर डॉलर ही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है, उसी ने हमारी रगों में सलाहियत करनी है, तो फिर हमारी उजरत भी मिलनी चाहिए। एक आम मजदूर जो है, ईंटें उठाने वाला भी, और किसी मल्टी नेशनल कंपनी में जो काम करता है, उसको तनख्वाह भी डॉलर में मिलनी चाहिए, ताकि हम याजूज और माजूज की कौम। ये कहते हैं आपका ये जो क्वेश्चन, ये आपकी राय जो ने $6 मिलियन की है, ये आपकी राय जो इतनी कीमती और इतनी आम है, लेकिन इस पे गौर को कौन करेगा? देखिए हमेशा अदम तवाज़ुन रखा है, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, बेबस बंदे के लिए बेबसी और बेकसी है। इस किस्म का तजवीज़ होते थे, महबूबुल्लाह मिनिस्टर होते थे इसके खजाना के, उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि हमें पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हम जो मजदूर की तनख्वाह, ये वैसे भी जो वेजन है वो सोने की मालियत के मुताबिक करें, गोल्ड कि कम से कम जो उजरत है ना वो 1 तोला सोना होनी चाहिए। एक पॉलिसी थी, एक मुतालबा था, एक प्रपोजल थी, उस पर तो अमल नहीं हुआ। दूसरी आपने डॉलर की बात कर दी, इट इज गुड सजेशन, और मैं समझता हूँ, समझ में क्रेडिट देता हूँ आपको कि एक आई ओपनर सजेशन है कि अगर इस पे हमारे पॉलिसी साथ जिन्होंने हमारे बजट को हमारे रखा ही डॉलरों के वजह हुआ है, तो फिर क्यों अवाम को रहमो करम पर छोड़ा जाता है? डॉलर अगर प्रवास करता है ठीक है, उसकी तनख्वाह भी प्रवास कर जाएगी। अच्छी तजवीज़ है, इस पे हमारे वज़ीर ख़जाना, हमारी कैबिनेट गौर करे कि तनख्वाहों का बजट भी डॉलर के मुताबिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हिजाजी साहब। नाज़रीन, हिजाजी साहब इस्लामाबाद से यहाँ मौजूद थे, तो उनसे उनका कीमती वक्त लिया और आप तक बजट के तनाजुर में, आने वाले बजट के तनाजुर में तज़किया पेश किया। और इनका भी यही पैगाम है, मेरा भी, और हर पाकिस्तानी के दिल की यही आवाज़ है कि हमारी फिर तनख्वाहें भी डॉलर में ही होनी चाहिए। ये हिसाबदार जिनको उर्फ़े आम में मिस्टर डॉलर भी कहा जाता है। इजाज़त दीजिए, मिलूंगी बहुत जल्द अगले वीक ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।